नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं दी अपना शो। आज हम फेफना विधानसभा क्षेत्र में हैं। 360 ये फेफना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से लोकप्रिय विधायक उपेंद्र तिवारी जी अभी वर्तमान में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन देखा जाए तो फेफना विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से प्रतिनिधि और बहुत से ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे दावेदारी नेता से जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राघवेंद्र जी। चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि ये टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्या उपेंद्र तिवारी से लोग संतुष्ट नहीं हैं? क्या उपेंद्र तिवारी ने कोई वर्क अभी तक 5 साल के बीच में नहीं किया? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह। मैं श्री अन्नू राय इंटर कॉलेज चौरा में सहायक अध्यापक हूँ और मेरा क्षेत्र भी वही पड़ता है, कथरिया मेरा गांव है। मैं 89 से स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना जीवन राजनीतिक शुरू किया था और स्वयंसेवक रहते हुए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई ख़त्म की। उपेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथी वहाँ विश्वविद्यालय में थे और वहाँ से लौट के आने के पश्चात मैं संघ के नेटवर्क में जुड़ गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए सुहाव खंड के कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन किया। कई वर्गों के वर्ग कार्यवाह के रूप में हमने काम किया। जिले के संपर्क प्रमुख के रूप में काम किया। नगर में जो सबसे पुराना सरस्वती शिशु मंदिर चल रहा है, यहाँ का फाउंडर सरस्वती शिशु मंदिर है। उस सरस्वती शिशु मंदिर के 2 टर्म हम व्यवस्थापक रहे। वर्तमान में भी एक सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक हैं। और इसके पश्चात पिछली नगर पालिका चुनाव में बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने पदार्पण किया और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होकर के और मैंने टिकट पाने का प्रयास किया था। टिकट की लाइन में हम थे। उसके पश्चात वर्तमान सिनेरियो में जैसा कि आप जो पूछ रहे हैं कि क्या सभी लोग हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, उपेंद्र तिवारी भी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों की इच्छा होती है कि हम भी राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ें और महत्वाकांक्षा पालना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बेहतर विकल्प समय के साथ समाज को, राजनीति को मिल सके, इसके लिए हमारी दावेदारी है। और वर्तमान जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को एक नए विकल्प की तलाश करना आवश्यक है। इसलिए हम लोग अपनी दावेदारी को लेकर के आए हैं। हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसी जगह के रहने वाले हैं। माननीय उपेंद्र तिवारी जी का तो मूल निवास इस क्षेत्र में पड़ता ही नहीं जी, वो कहीं और चाहे, लेकिन उस क्षेत्र में बने रहे, उस क्षेत्र के बीच के लोगों में रहे। क्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया, उनको आदर किया, मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य रह गई है, जिसके चलते वह जनता के हृदय से उतर चुके हैं। एक और इससे जुड़ी हुई बात जो आपने पूछा क्यों दावेदारी है, तो उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को लोग उसी प्रकार से चाह रहे हैं जैसे पहले चाहते थे। लेकिन स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है और अपनी जवाबदेही खोई है, जिसके चलते जो है जनता इसको बदल करके चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक हो, लेकिन ये लोग अगर देखा जाए तो 2022 का जो चुनाव है, इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नए बहुत से चेहरे थे जिनको मैदान में उतारा गया था। क्या ऐसा आपको लगता है कि इस 2022 में भी कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2017 के चुनाव में मैं परिचय देते समय की छूट गया। 2017 के चुनाव में मैं लोकसभा क्षेत्र का पूरा मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से कर रहा था। लोकसभा का समन्वयक था, बलिया लोकसभा का। और उस दौरान टिकट नए नए चेहरों को मिला ही। माननीय सुरेंद्र सिंह जी विधायक हुए, आनंद स्वरूप शुक्ला जी एक साधारण कार्यकर्ता थे और साधारण कार्यकर्ता को उठा करके पार्टी ने अपने विधायक की कुर्सी पर सुशोभित किया। तो उसके आगे जाइए तो लोकसभा 14 के लोकसभा चुनाव
और 14 के लोकसभा चुनाव के बाद जो 19 का लोकसभा चुनाव हुआ है आपको, जी। अगर 12 सीटें देखेंगे तो 12 सीटों में, पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, जी। पूर्वांचल की 12 सीटों में से 7 सीटें बदल दी गई जी। और बदल करके और जीत करके हम पुनः वहाँ पहुँचे हैं। तो मोदी जी, मैं फिर पुनः वही बात कहूँगा कि मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत को जनता आज भी उसी प्रकार स्वीकार कर रही है, उसी प्रकार सम्मान देना चाहती है। केवल और केवल प्रतिनिधियों से नाराजगी है, प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की आस्था कम। देखा जाए तो बेलथरा रोड में भी बहुत सी शिकायत माननीय धनंजय कुनरिया की आ रही है। बेलथरा रोड तो दूसरी विधानसभा है। जी जी बिल्कुल। और सभी लोग, शिकायत की बात की जाए तो वाकई में सभी कार्यकर्ता, देखिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सबने अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। जनता बदलना चाहती है, तो जनता बदलना चाहती है और पार्टी यदि हम लोग को, जैसे नए लोगों को मौका देती है, तो जैसे मैंने यहाँ शिशु मंदिर में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल रिपीट किया, आज भी लोग वहाँ याद करते हैं कि आप के समय में इस शिशु मंदिर का स्वर्ण काल था जी। तो अगर हमको मौका दिया गया तो हम भी कहेंगे विजन का अभाव है नेताओं के प्रति। तो ये वर्तमान जो स्थानीय लीडरशिप है इस समय, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास एक विजन का अभाव, दृष्टिकोण का अभाव है। जैसे भारतीय जनता पार्टी क्यों आई थी, लोग समझ रहे हैं कि सड़क के लिए, बिजली के लिए, सड़क बिजली ये सब समस्याएं तो थी। जब समस्याएं थी, इसका निदान भी होता है। सड़कें हमेशा बनती हैं, हर 4 साल पे बनती हैं, हर 2 साल पे, हर 5 साल पे बनती हैं, 10 साल पे बनती हैं, और वो एक सतत चलने वाला काम है। बिजली का विकास स्थानीय मुद्दा था, बिजली को लेकर के आई हमारी सरकार, बिजली को लेकर के अमूलचूल परिवर्तन किया। वही बिजली और कितनी अच्छे प्रकार से मिल रही है। आप भी इसी नगर में रहते हैं, हम भी इसी नगर में रहते हैं। जो बिजली 8 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे में मिलती थी, अब कटौती का कहीं वो दिखता नहीं। मैक्सिमम 20 से 18 से 20 घंटे बिजली, 22 घंटे बिजली देहातों में भी उपलब्ध है। तो ये गुड गवर्नेंस की सरकार थी, और गुड गवर्नेंस की सरकार थी और आगे भी रहेगी। और इसी सब चीज़ों को लेकर के ये सरकार आई थी। सरकार राम मंदिर को लेकर के आई थी, सरकार 370 को लेकर आई थी, एक देश एक उसको लेकर के आई थी जी। तो ऐसी स्थिति में उस विषय को लेकर के ऊपर के जितने भी विषय थे हमारे जो मैनिफेस्टो में हुआ करते हैं, उन सारे विषयों पे सरकार काम कर रही है। गड़बड़ जो स्थानीय वर्ग है, स्थानीय कार्य है, उसमें विजन का अभाव है। जैसे बलिया नगर की जो समस्या अगर आप देख लें तो बलिया नगर जाम से, पानी से परेशान है और जाम से परेशान है। एक रिंग रूट की आवश्यकता है और दूसरा एक ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है। नारद राय के ड्रेनेज सिस्टम को गाली देकर के आनंद स्वरूप जी विधायक हुए, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए विधायक हुए, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम आज भी चालू नहीं हो पाया। प्रयास ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, हो नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कौन सा रीजन है कि नहीं हो पाया? क्योंकि इस टाइम तो मंत्री भी हैं, उनकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। यही तो है। अच्छा, तो देना नहीं चाहते। मेडिकल कॉलेज की घोषणा बलिया नहीं हुई है जी बिल्कुल। तो सरकार की इसमें कहाँ कमी है? कहीं कमी नहीं है सरकार। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, मेडिकल कॉलेज बलिया में मिला हुआ है, हम बना नहीं पा रहे। ये वो कौन क्या है? ये कौन सी परिस्थितियां हैं कि हम उन चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसी से जनता जो है रुष्ट है, और यही जनता की नाराजगी का कारण है। वरना पार्टी अपने मूल सिद्धांतों को लेकर के आज भी जनता के हृदय में वास कर रही है, और आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को उसी प्रकार जिताना चाहती है जिस प्रकार पिछले चुनाव में जिताया। अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव में पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जितने भी छोटे दल हैं, अगर हमारी पार्टी सरकार में आ जाती है तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और वो घोषणा भी कर रहे हैं कि इस बार 2022 के चुनाव में हम इतनी सीटें लाएंगे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश सिंह यादव और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ये सारे के साथ, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, ये सभी पार्टियां शुरुआत से ही भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। एक ग्रुप को तुष्ट करो, एक हिस्से को संतुष्ट करने का प्रयास करो और उसको अपने वोट बैंक का हिस्सा बनाओ। और हमारे भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की, खास करके लोकतंत्र में भी ऐसा होता है, वोट के लिए लोग काम करते हैं और वोट की मजबूरियां होती हैं कि लोकतंत्र में करना पड़ता है, लेकिन केवल तुष्टीकरण को राष्ट्र की बलिवेदी तक पहुंचा देना
और उस तुष्टीकरण से देश को कितना नुकसान हो रहा है, प्रदेश को कितना नुकसान हो रहा है, इसका ख्याल भी नहीं रखना, यह इन लोगों के चरित्र में रहा है। और उनके लिए आप लोग स्वयं जानते हैं और जनता ने कैसे उनको नकारा है। कभी कभी जालीदार टोपी पहन के घुमा करते थे, वो जालीदार टोपी अब नहीं दिखाई दे रही है। इफ्तार पार्टियों में भोजन करते थे, अब आज के दिन में कन्या पूजन का अपनी पत्नी के साथ देश से आ रहा है। ये परिवर्तन किसने किया? ये परिवर्तन भाजपा की उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के चलते आया है। मोदी जी ने तो टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, वो मुख्यमंत्री थे तभी इनकार कर दिया था, साल उड़ने से इनकार कर दिए। तो हम कह रहे हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति जब उस समय से लेकर के आज जो किए हैं वही न करेंगे, नया कुछ थोड़ा नहीं करेंगे। और जब तक नया नहीं करेंगे, चलना होगा, उनको भी चलना पड़ेगा। अगर वो चल रहे हैं आज के डेट में, क्या कहलाता है, ये कन्या पूजन और हिंदू नीति पे आना चाहते हैं, करें, हम उनका भी आदर करेंगे, हम उनका भी आदर करेंगे। कहें तो कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आज भी नहीं करना। आज भी एक आए हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान और को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए। 15 मिनट के लिए तो हम क्या क्या कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग उनके पार्टी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वैसे ही लोग ना रहे हैं। कल कोई आया था, कल उनका कोई 85 था, मैच से हल्का सा बयान मैंने देखा कहीं, और उसका यही बयान था कि हिंदुओं को किनारे कर देंगे, हिंदुओं को किनारे कर देंगे तो हिंदुओं को वोट चाहेंगे। और उसका बयान ये भी था शायद कि जानवरों के साथ रहने वाले लोग जानवर ही होते हैं। तो जानवर गोपालक है, गोपालक कौन है? जानवर है। उन सभी यदुवंशियों को जानवर कहा, जो एक तरह से कहा जाए तो वैसे ही लोग उनके आदर्श बने हुए हैं, वैसे ही लोगों को टिकट दे रहे हैं, वैसे ही लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। और भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि ऐसे तुष्टीकरण यहाँ की परंपरा में। अगर देखा जाए 360 विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और आप सदर में जाते हैं, तो फेफना विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसी कौन सी आपकी पहला वर्क होगा जिस पर आप अमन करेंगे? देखिए, फेफना विधानसभा में उत्तर कृषि बाहुल क्षेत्र जी, और कृषि आधारित ही पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ बाढ़ की समस्या रहती है। जी बिल्कुल, ये बाढ़ की समस्या रहती है। अभी इस वर्ष भी वर्तमान समय में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि खेतों में बुआई संभव नहीं हो पाएगी। हमारे गांव पे खुद अभी सीजन बीतता चला जा रहा है, मसूर का और सब फसलों का सीजन है, बीतता चला जा रहा है। तो अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ बंधा बना करके कोटा जोधपुर में जो रोक दिया गया है, बाढ़ के सारा का सारा पानी उस पूरे करैल क्षेत्र का एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, और उसके बाद उसको निकलने में देर हो रही है। एक सहनींद पे वहाँ मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बांध दिया गया, और उसके बाद दूसरा एक कोट के पास, अजोरपुर के पास जो नाला बांध दिया गया, नदियों से संपर्क टूट गया, और जो मगही नदी में आजमगढ़ और पूरा मोहम्मदाबाद से होकर के भरौली और लक्ष्मणपुर, ये पूरा इलाका आप देखेंगे, पूरे इलाके से के पानी के निकास, नेचुरल पानी जो आकाश से गिरता बारिश से, उसका निकास मगही के थ्रू होकर के गंगा में जाता था। और जहाँ से जाता था, 2 नाले हैं हमारे गांव में, हमारे गांव के पूर्व से जाता है, हमारे गांव के पश्चिम से जाता है, और पूरे क्षेत्र का पानी निकाल करके नया के मगही में मिलाता है, मगही ले करके उसको टोन्स के साथ मिला के यहाँ दे देती थी। अब वह नाले को उसके पास ब्लॉक कर दिया गया, और वो ब्लॉक करने के बाद सड़कें बना दी गई। अभी भी उस पर काम चल रहा है। तो हाँ, तो वहाँ पे उस पानी को सड़क बने, कहने को सड़क नहीं बने, पानी को रोकना जाए। पानी के रोकने से अब हमारे यहाँ का पूरा करेल परेशान होता है। और तो सबसे पहले आपके नज़र में यही प्रॉब्लम जो है, जो आप हाँ, हर साल, ये पिछले 7-5 साल से लगातार प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ कुछ मछली मारने वाले लोग भी हैं, जो कि उसके लिए जगह जगह पे अपना वो करके रुकते हैं, तो उससे भी पानी की समस्या है। अब पानी जो है मगही से सीधे ना निकल करके वो टोन्स के रास्ते से मगही में होते हुए निकलता है। एक नदी अब टोन्स में जाती है, फिर टोन्स लेकर के उसको जाती है। जब तक टोन्स में पानी कम नहीं होगा, तब तक पानी मगही का कम नहीं होगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये फेफना विधानसभा क्षेत्र का जो मतलब सबसे, हमारे इस गढ़ा क्षेत्र का, फेफना विधानसभा में पूरा गढ़ा नहीं है, पूरा नहीं। हाँ, गढ़ा आपका चितपड़ा गांव से होकर के भरौली, ये इसको गढ़ा परगना कहते हैं। और इधर गणवार और हनुमानगंज ब्लॉक के जो हिस्से हैं,
ये दूसरे हिस्से हैं। दूसरे हिस्से। हाँ, मतलब इस हिस्से में सबसे ज़्यादा हाँ, प्रॉब्लम यही इस है। हिस्से में सबसे अधिक प्रॉब्लम इस समय खेती किसानी में यही है। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। कोई कारखाना नहीं। रोजगार के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में हमारे अपने गांव से, पड़ोस के गांव चौगा से जी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यूएई और विदेश की धरती तक जाते हैं। जी। तो देखा जाए तो अब आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, तो कुछ युवाओं के लिए होना चाहिए ना। युवाओं देखा जाए तो के लिए भर्तियाँ होना कैंसिल हो चाहिए। जाएगी। हाँ, युवाओं के लिए तो होना चाहिए। भर्तियां भी हो रही है, सरकार भी करना चाहती है, ऐसा नहीं। अच्छा, भर्ती माने सरकारी नौकरी थोड़े नहीं होता है। रोजगार के विकल्प देने चाहिए। जी जी बिल्कुल। और रोजगार के विकल्प अगर आप यहाँ प्याज की स्टोरेज बनाएं, जी कृषि से संबंधित दाल मिल, फ्लोर मिल डालें, दाल का क्षेत्र है, जी बिल्कुल। तो अगर ये हम व्यापारियों व्यवसायियों को लेके आएँ और इन क्षेत्रों में उद्योग वो लगाएं, तो इस क्षेत्र का पूरे क्षेत्र का विकास विकास हो व्यापक विकास ये हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो विधायक बनने का मतलब है कि बस विधायक बने, अब सड़क नाला खड़ीजा पैसा उतारिए और सड़कें और ये बोल्डर। बलिया जिला में धन का साइफन हो गए। जी। धन चाहिए, निकालना है, साइफन को खोलो, सड़क को खोलो और धन ले आओ, ड्रा करो। ये परंपरा में चला आ रहा है, चला। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यदि योगी जी की मंशा है, जी उस भ्रष्टाचार मुक्त चेहरे के साथ साथ कृतित्व भी हमारा दिखाई पड़ना चाहिए। बिल्कुल। देख सकते हैं कि हमारे साथ में राघवेंद्र जी ने एक समाज के लिए, एक विधानसभा फेफना के लिए कितनी अच्छी बड़ी बात कह दी। तो हम चाहेंगे कि आगे पार्टी ऐसी कैंडिडेट को सपोर्ट करे जो पूरे विधानसभा की प्रॉब्लम को देखे, ना कि विधायक बनने के बाद राजधानी की हवा खाए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब